नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संकट में है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर आज एक बार फिर सवालिया निशान लग गए। अशोक गहलोत, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चॉइस थे, जिनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय था, रातों रात उनके विकल्प की तलाश की जाने लगी है। अब कहा जा रहा है कि गांधी परिवार अशोक गहलोत से नाराज हो गया है। नतीजा यह हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार खड़े हो गए हैं। आज कमलनाथ के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। वो सोनिया गांधी से जाकर मिले भी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम भी उछाले गए। कांग्रेस से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि जो सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए सोनिया और राहुल की चॉइस थे, उनके चीफ मिनिस्टर बनने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। कैमरे पर तो यह दिखाई दिया कि राजस्थान में कांग्रेस के 92 एमएलए पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ है। राजस्थान में कांग्रेस के एमएलए ने जिस तरह अशोक गहलोत के प्रति लॉयल्टी दिखाई, उससे साफ लगा अशोक गहलोत चाहें तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या अपने किसी नॉमिनी को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। अगर उन्हें हटाने की कोशिश हुई तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। अब सवाल है, गांधी परिवार पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाएगा? क्या पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन लेगी? अब सचिन पायलट का क्या होगा? ये सारे सवाल सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान में कांग्रेस के ऑब्जर्वर अजय माकन ने जो कहा, वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि पार्टी के सामने संकट कितना बड़ा है। एमएलए पार्टी के ऑब्जर्वर से मिलने ही नहीं आए। 92 एमएलए ने अपनी अलग से मीटिंग की। मेजॉरिटी ने कह दिया कि वो अशोक गहलोत के साथ हैं। अजय माकन की बातों से ऐसा लगा वो ऐसी सिचुएशन के लिए कतई तैयार नहीं थे। एक शर्त उसके अंदर यह था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए। सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। जैसे ही सोनिया गांधी से मिलने के बाद अजय माकन ने अशोक गहलोत का सपोर्ट करने वाले विधायकों की मंशा पर सवाल उठाए, उन पर इल्जाम लगाए, तो उन्हें करारा जवाब मिला। विधायक दल से अलग मीटिंग करने का इल्जाम लगाया तो जयपुर में शांति धारीवाल सामने आए। क्योंकि शांति धारीवाल अशोक गहलोत की सरकार में संसदीय मंत्री हैं, कल जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ मिनिस्टर हाउस में कांग्रेस के विधायकों का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग शांति धारीवाल के घर पर चल रही थी। बहुत कम विधायक ऑफिशियल मीटिंग में आए। 92 लोग धारीवाल के घर पे थे, इसलिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ऑब्जर्वर्स काफी नाराज हुए। लेकिन शांति धारीवाल ने आज उल्टा अजय माकन पर इल्जाम लगा दिया। धारीवाल ने कहा कि अजय माकन सोनिया गांधी की तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर नहीं, बल्कि सचिन पायलट के लिए कन्वेंसिंग करने वाले नेता के तौर पर जयपुर आए थे।
अजय माकन सचिन पायलट के पक्ष में विधायकों का सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं। सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना है। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई। इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का चार्ज मेरे पे नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फ़ोन आए और फ़ोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शांति धारीवाल ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से, बड़े साफ साफ लफ्जों में कही। उन्होंने याद दिलाया कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने पार्टी से गद्दारी की थी। जिस समय धारीवाल अजय माकन से सवाल पूछ रहे थे, उस समय अजय माकन दिल्ली में सोनिया गांधी से प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल जैसे नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत कर रहे थे, एक्शन लेने को कह रहे थे कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। लेकिन धारीवाल ने कहा यह सब बेकार की बात है, उन्होंने कभी अनुशासनहीनता नहीं की। शांति धारीवाल ने कहा कि अजय माकन सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराना चाहते कि विधायकों ने गहलोत के उत्तराधिकारी को चुनने का फैसला सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। गहलोत के सपोर्टर्स ने यह प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। शांति धारीवाल ने साफ साफ कहा, फैसला तो सोनिया गांधी ही करेंगी, सोनिया गांधी के फैसले को कोई चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री उन्हीं विधायकों में से चुनना होगा जो बगावत करने वालों के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि गद्दार को पुरस्कार देना सही नहीं है, सचिन पायलट या उनके किसी सपोर्टर को मुख्यमंत्री बनाना मंजूर नहीं होगा। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब पैरेलल बैठक हुई का हुई। हर आदमी जानता है किसके पास क्या ताकत है। 20 आदमी पहुँचे थे कल वहाँ पर, 108 कांग्रेस के मेंबर हैं और 13 निर्दलीय हैं, जोड़ के देख लीजिए, उसमें 20 को घटा लो आप।
शांति जी एक शेर तो बोल के जाइए। शेर आएगा इसमें कुछ एक तो बोल दीजिए, पूरा जो इस घटनाक्रम पे एक तो कुछ बोल दीजिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। अब दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि राजस्थान में कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, और दूसरी बात है गहलोत के समर्थन में जो विधायक खुलकर उतरे वो अब कांग्रेस हाईकमान की धमकियों से डर नहीं रहे। मतलब ये कि अगर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिद पर अड़े रहे तो राजस्थान में कांग्रेस टूट सकती है। हालांकि अशोक गहलोत खामोश हैं, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा है। उनकी तरफ से उनके करीबी प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, शांति धारीवाल और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं, खूब बयान दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि होगा वही जो विधायक चाहेंगे। आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, जो दिख रहा है वो आंतरिक लोकतंत्र का सबूत है। खाचरियावास ने कहा कि जो पार्टी के लिए लड़े, जिन लोगों ने सरकार बचाई, कांग्रेस हाईकमान को उनकी बात सुननी चाहिए। सचिन पायलट का नाम लिए बगैर खाचरियावास ने कहा जो लोग बीजेपी से नोटों से भरी अटैची लेकर बगावत कर रहे थे, उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस में कोई दो गुट नहीं है। कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार है। जो हालात क्रिएट हुए हैं उसमें राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है। यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। यही एमएलए इकट्ठे होकर होटल में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर अजय माकन जी के साथ बैठकर और सरकार को बचा रहे थे। तब बीजेपी अटैचियां लेकर घूम रही थी, बहुत लोग अटैचियां लेकर चले गए थे, लेकिन ये लोग एमएलए सब बैठकर होटल में सरकार को बचा रहे थे, सरकार को बचाया। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के साथ खड़े, लड़ेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से और मरेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वो माना जाएगा, जो सोनिया गांधी कहेंगी वो माना जाएगा। लेकिन अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी का फैसला सुनाने ही तो गए थे, इसे तो विधायकों ने नहीं माना, सुनने से भी इनकार कर दिया। खाचरियावास ने कहा कि अब लड़ाई सड़कों पर होगी। अब सवाल है कि मामला पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का है, मुख्यमंत्री कौन रहेगा इसका है, इसमें सड़क पर उतरने की क्या बात। तो जवाब मिला कि सब बीजेपी करवा रही है। पहले भी बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, अब फिर से कर रही है। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी से सड़कों पर मुकाबला करेंगे। लाठी का जवाब लाठी से और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब सरकार बचाना जरूरी है। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा है आपकी जादूगरी चलानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले पापी जाग गए हैं। महाराष्ट्र में एक साथ ले गए और तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे फैमिली का कितना रुतबा है, डरते थे लोग, उनको तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कितना बड़ा पाप किया। तो यहाँ तो तैयार ही बैठी है बीजेपी। यदि हम हिम्मत से जवाब नहीं देंगे सड़कों पर मुकाबला होने वाला है बीजेपी के साथ। तो आप देख लेना, खून बहाना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर। सुन लो, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, तैयारी है बीजेपी की। मेरी बात बुरी लगती है, मैंने पहले भी कहा था गहलोत साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा। वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर। और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। अब ये घुसेंगे यहाँ पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में
अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए। अजय माकन कह रहे थे कि जयपुर में जो हुआ वो कांग्रेस में पहले कभी नहीं हुआ। अजय माकन की बात सही है। हालांकि यह भी सही है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वही करने गए थे जो कांग्रेस में अब तक होता आया है। सेंट्रल ऑब्जर्वर कांग्रेस के विधायकों से अलग अलग बात करते, औपचारिकता पूरी करते। इसके बाद कहा जाता कि सभी विधायकों ने गहलोत के उत्तराधिकारी का नाम तय करने का फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। इसके बाद एक लाइन का यही प्रस्ताव पास होता और फिर सोनिया गांधी दिल्ली से सचिन पायलट के नाम का ऐलान कर देती। गहलोत कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ये नहीं होने दिया, इस प्लान पर पानी फेर दिया, ये दिखा दिया कि विधायक उनके साथ हैं और विधायक क्या चाहते हैं। अब कांग्रेस हाईकमान के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली हालत हो गई, क्योंकि पैचअप का कोई रास्ता नहीं है। ज्यादातर विधायक गहलोत के साथ हैं, संगठन के लोग उनके साथ हैं, विधानसभा के स्पीकर और मंत्री उनके साथ हैं। इसलिए गहलोत भी आर पार के मूड में है। राजस्थान असेंबली में कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी ने कहा वो बस इतना चाहते हैं कि जिन्होंने पार्टी से बगावत की उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और उनकी बात हाईकमान तक पहुंचाई जाए। किसी पर्सन पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा, न किसी को हटाने के लिए कहा, न किसी को बनाने के लिए कहा। न ये कहा कि आप अशोक गहलोत जी को रखिए, न ये कहा कि आप अशोक गहलोत जी को हटाइए, न ये कहा कि अमुक को व्यक्ति को बनाइए। हमने एक मोटे तौर से ये बात कही है कि जिन लोगों ने बगावत करके एक गलत मिसाल कायम की है, उस मिसाल का कि पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि जिन लोगों ने बगावत की उनमें से किसी को कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए और बाकी जो मैडम फैसला करें वो सारा फैसला शिरोधार्य है। और ये भी बात आला कमान तक हमारी बात पहुंचा दी जाए, हम इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि आला कमान तक हमारी बात पहुंच गई है, उसके बाद जो आला कमान फैसला लेना चाहे मंजूर हो। हमारे तो नाराजगी गहलोत साहब से भी रही है कि साहब आपको इन सारी बातों पे हमारी चिंता करनी चाहिए, जो बातें हम कह रहे हैं ये बात आपको पहुंचानी चाहिए। आपने हमें ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारे अभिभावक के रूप में काम करेंगे, तो ये बातें आपको भी कहनी चाहिए। हमने उनके सामने भी, आला कमान के प्रतिनिधियों के सामने भी उनसे नाराजगी प्रकट करी। उनका अधिकार है नोटिस देने का, वो नोटिस देंगे तो सम्मानपूर्वक और संतुष्टिपूर्वक जवाब देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ऐसा करेंगे। अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं है, पार्टी नोटिस देगी, उसका पूरा संतुष्टिपूर्ण और सम्मानपूर्वक जवाब हम अपना स्पष्टीकरण जरूर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का सपोर्ट अशोक गहलोत के पास है और जबरदस्त सपोर्ट है। सचिन पायलट के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सपोर्ट है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, यह अशोक गहलोत की चतुराई है। आज राजस्थान असेंबली में कांग्रेस बहुमत में है, इसका पूरा क्रेडिट अशोक गहलोत को जाता है। अशोक गहलोत ने बीएसपी के विधायकों और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए की मदद से बहुमत का जुगाड़ किया था और बाद में इन सबको कांग्रेस में शामिल करवा लिया। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हो गई। ये विधायक भी आज गहलोत के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह मुख्यमंत्री बदलने में जल्दीबाजी दिखाई वो सही नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान में नया चीफ मिनिस्टर चुनने की क्या जरूरत। विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि अभी गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने नहीं, फिर एक व्यक्ति एक पद की बात कहां से आ गई। थोड़ा सा जल्दबाजी का निर्णय है। शुक्रवार तक सदन था, अंतिम दिन था राजस्थान की विधानसभा का। ज़्यादातर विधायक साथी अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। राजस्थान का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि बहुत बड़ा है, 700-800 किलोमीटर दूर से विधायक साथी आते हैं। रविवार की रात को 10 बजे खबर की गई और शनिवार की रात को 10 बजे, रविवार को बैठक होनी थी 7 बजे। तो ज़्यादातर विधायक साथी तो रास्ते में ही थे। तो सारे लोग एकत्रित हुए धारीवाल साहब के यहाँ। विधायक साथियों के एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं, उनके फ़ोन आए कि सारे लोग यहीं से इकट्ठे होकर चलेंगे और मैं समझता हूँ सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावना हो सकती है कि कोई किस नेता से जुड़ा है, कोई किस से जुड़ा है, लेकिन मैं जहाँ तक विधायक साथियों की बात है आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज श्री अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनमें हमारी पूरी आस्था है। अनुशासनहीनता जैसी कोई चीज़ नहीं है, किसी को कुछ पता भी नहीं था, ऐसी पद कोई खाली भी नहीं है। ऐसा क्या पहाड़ टूट रहा है कि बिना पद खाली के ऑब्जर्वेशन हो रहा है, पहले पद खाली तो होने दीजिए। तो ये जल्दबाजी में उठाया वो कदम था और उससे एक
गलत इंप्रेशन गया पिछले 4-5 दिन से। पर्टिकुलर एक सेक्शन के लोग जिस रूप में प्रचारित कर रहे थे कि भाई हम तो शपथ भी लेने वाले हैं, इससे ये सारा वातावरण खराब हो गया। राजस्थान में विधानसभा के विधायकों की कुल संख्या 200 है। इनमें से 108 एमएलए कांग्रेस के हैं और 108 में से 92 विधायकों का सपोर्ट गहलोत कैंप के पास है। सचिन पायलट के पास सिर्फ 6 विधायक हैं। करीब 10 विधायक ऐसे हैं जो वक्त देकर फैसला लेंगे, वो सब खामोश हैं। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के नेता इस बात को समझते हैं कि विधायकों का सपोर्ट गहलोत के साथ है, इसलिए गहलोत कैंप के नेता खुलकर बोल भी रहे हैं। जब कल चीफ मिनिस्टर हाउस में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे विधायकों की राह देख रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, उस वक्त शांति धारीवाल के घर में तकरीरें हो रही थी। ज्यादातर कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के घर पर थे। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि इस मीटिंग के विधायकों के कुछ भाषण के वीडियोस सामने आए हैं। इसी मीटिंग के एक वीडियो में अमीन खान कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो लोग पैसे के लिए बिक जाते हैं ऐसे गद्दारों को सपोर्ट नहीं कर सकते। अमीन खान ने यहां तक कहा कि आलाकमान अगर चाहता है कि एक लाइन का प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो ऐसा नहीं होगा। उसका हम तहे दिल से ईमानदारी से समर्थन करते हैं कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। हमारी स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए, हमने किसी एमएलए ने नाराजगी जाहिर नहीं की, दिल से वोट देके उनको दिल्ली भेज दिए। हम अभी भी उसी इरादे के लायक हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो फिट करते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। अमीन खान कह रहे थे कि कांग्रेस हाईकमान के कहने पर बाहरी उम्मीदवार को एमपी बना दिया, लेकिन अब गद्दारों को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। असल में ये बात वो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के लिए कह रहे थे। तीनों राजस्थान के नहीं हैं, लेकिन सोनिया गांधी के निर्देश पर अशोक गहलोत ने इन तीनों नेताओं को राजस्थान से चुनाव जिताकर राज्यसभा में भेजा था। अब अशोक गहलोत कैंप के विधायक कह रहे हैं कि ऐसे ही फैसलों से कांग्रेस कमजोर होती है। विधायकों की मीटिंग में शांति धारीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत की फील्डिंग के कारण राजस्थान बचा हुआ है। अगर गहलोत गए तो पंजाब की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। शांति धारीवाल ने कहा गहलोत को हटाने की साजिश हो रही है, इसलिए अब ताकत दिखानी होगी, क्योंकि पार्टी हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदें आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद, कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं। कांग्रेस हाईकमान के बड़े बड़े नेताओं के सामने अशोक गहलोत हर मामले में भारी पड़ रहे हैं।
गहलोत ने हर तरह से मोर्चेबंदी कर दी है। विधायकों ने अपनी राय जाहिर कर दी। इसके बाद संभावना बन सकती थी कि सोनिया गांधी खुद अशोक गहलोत से कहीं को इस्तीफा दे दें, तो गहलोत को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन गहलोत ने अपने सभी समर्थक विधायकों से इस्तीफे की चिट्ठी लिखवाकर स्पीकर सीपी जोशी के पास भिजवा दी। मतलब अगर गहलोत जाएंगे तो पार्टी के ज्यादातर विधायक भी इस्तीफा दे देंगे। हालांकि विधायकों ने इस्तीफे को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ एमएलए ने इतना जरूर बताया कि उनसे इस्तीफा देने को कहा गया और उन्होंने साइन करके दे दिए। 4 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कुछ न कुछ जब भी होता है तो साइन कागज पत्री चलती है। उस समय कोई किस पे प्रेस नोट पे किसी पे साइन कराते रहते थे ये लोग। तो हमने सोचा कोई न्यूज व्यूज का वो होगा। आपको ये पता नहीं था कि गहलोत साहब के समर्थन की चिट्ठी पर आपसे साइन करवाया जा रहा है, ऐसा पता नहीं था आपको? नहीं, समर्थन वाली चिट्ठी नहीं थी वो। समर्थन वाली तो कुछ थी नहीं, वो तो एक कागज थे, उन पे साइन कराए थे। तो जा रहा है सीएम साहब की तरफ से कि ज्यादातर विधायक अपनी विधानसभा का नाम और अपना साइन और उसका नंबर 3 अंक लिखवाए थे। सब साइन कर चुके थे। मुझे नहीं पता था कि वो सारे स्वेच्छा से किया, बिना उसकी किया। मैं जब गई थी तो उन्होंने सबने कहा कि सबने इस पर साइन कर दिया, आप भी कर दो। मैंने कहा भाई तुम लोग जहाँ हो तो सारे एक जगह हो तो हम भी कर देते हैं। आप देख रहे हैं इस समय गहलोत कैंप का मोरल हाई है। दूसरी तरफ सचिन पायलट के सपोर्टर थोड़े नाराज हैं। मैं उस कैंप की बात भी आपको सुनवा देता हूं। पायलट कैंप के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा, जिस तरह कांग्रेस हाईकमान के फैसले की नाफरमानी की गई उससे बहुत गलत संदेश गया है। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान का फैसला सब मानेंगे। आलाकमान का फैसला यहाँ मान्य है। यहाँ आलाकमान को आंख दिखाने वाला क्या नाम है, सुख नहीं रहेगा। आलाकमान के जो ऑब्जर्वर आए थे और उनके साथ जिस तरह की क्या नाम है व्यवहार कुछ लोगों ने किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। उसमें आलाकमान सख्ती से निपटेगा। संख्या बल तो कांग्रेस के लोग हैं पूरे। कुछ निर्दलीयों ने हमको सपोर्ट दे रखा है, सरकार चल रही है। अब संख्या बल का जो आलाकमान फैसला कर गया वो पूरी संख्या उसके पास होगी। इसमें नई संख्या कहाँ से आएंगी? क्या सचिन पायलट सीएम बनेंगे? भाई ये तो आलाकमान का फैसला है। दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं, भावनाएं हैं, पर फैसला तो आलाकमान ने करना है। किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हम नहीं कह सकते कि आलाकमान के फैसले को हम नहीं बोल सकते। सचिन पायलट के सपोर्टर एमएलए की सबसे ज्यादा नाराजगी शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे नेताओं से है। उनका कहना है कि अपने दम पर ये लोग सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। कांग्रेस की वजह से विधायक बने, मंत्री बने और आज पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। पायलट कैंप के विधायक राजेंद्र गुड़ा ने कहा, गहलोत कैंप के विधायकों को बंधक बना रखा है क्योंकि उन्हें डर है अगर पार्टी हाईकमान विधायकों से अलग अलग बात करे तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। जो लोग कांग्रेस के बिना गांव के सरपंच नहीं बन सकते, जिनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, सिंबल दिया जिनको, और आज वो लोग सारे के सारे आलाकमान को आंख दिखा रहे। जो अनुशासन की बातें करते थे, गांधीगिरी की बातें करते थे, और जो संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक वो अनुशासन कर रहे हैं। ये लोग धारीवाल, महेश जोशी, ये बाकी के लोग अपनी खाल की जूती बना के भी और राहुल जी को पहना दें तो उनका कर्जा नहीं उतार सकते। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टी को तोड़ा था, बगावत की थी, बागी को कैसे मुख्यमंत्री बना दे। देखिए उससे पहले ये 5 लोगों को तो मंत्री बना चुके। उनमें से 5 लोग हैं हमारे जिनको इन्होंने मंत्री बना चुके। तो मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? राय नहीं सुनी, 1 to 1 मिलने से क्यों घबरा रहे? राजस्थान में एमएलए ने अशोक गहलोत के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की तो इसका असर यह हुआ कि अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ओपन हो गया है। अब तक लग रहा था कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के वफादार हैं, सोनिया गांधी के नॉमिनी हैं, इसलिए वो बने रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अब जयपुर में जो हुआ उसके बाद लग रहा है कि गहलोत पार्टी प्रेसिडेंट के लिए शायद नॉमिनेशन ही फाइल ना करें। अब अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया। कमलनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और दिग्विजय सिंह के नाम भी आए हैं। क्योंकि कमलनाथ ने सोनिया से मुलाकात की इसलिए उनका नाम तेजी से उछला। लेकिन मीटिंग से पहले कमलनाथ ने कहा उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं है, वो तो सोनिया गांधी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देने दिल्ली आए हैं।
साफ पता चलता है कि गांधी परिवार को पता ही नहीं चला कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। उन्हें तो यकीन था कि उनके एक इशारे पर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है। एमएलए क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, इसका कांग्रेस में कोई मतलब नहीं होता। यही सोचकर जुबानी हुक्मनामा जारी कर दिया गया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और सचिन पायलट उनकी जगह राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हकीकत से कितने दूर हैं, यह इस बात से पता चलता है कि जो अशोक गहलोत इस परिवार के आंखों के तारे थे, रातों रात आंखों की किरकिरी बन गए। अब तक तो गहलोत इतने वफादार थे कि पार्टी की कमान उन्हें सौंपी जा रही थी और पलक झपकते ही उन्हें गद्दार करार दे दिया गया। यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। 2 साल पहले सचिन पायलट ने बगावत करके पार्टी की नाक में दम किया था और अब अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखाकर बता दिया कि वही हाई है और वही कमान है। आश्चर्य की बात है कि गांधी परिवार ने पिछले दिनों के अनुभव से कुछ नहीं सीखा। पंजाब में भी रातों रात सिद्धू को सपना दिखाया, अमरिंदर सिंह को हटाया और फिर चन्नी को सीएम बनाया। नतीजा यह हुआ कि पंजाब से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया और अब पार्टी के पुराने नेताओं को डर है, अगर राजस्थान के मामले भी इसी तरह मनमानी करने की कोशिश हुई तो कहीं पंजाब वाला हाल ना हो जाए। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोगों को याद आई। सुनील जाखड़ और गुलाम नबी आजाद भी बोले। कैप्टन आज दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कांग्रेस के बड़े नेताओं में बहुत सारे लीडर छोटी सोच के हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने तो सोनिया गांधी से मिलकर खुद इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था बने रहो और 1 महीने बाद खुद फोन करके कहा इस्तीफा दे दो। बड़ी छोटी सोच के लोग ने बड़ी उत्थे एक किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी चलिया रहनिया ने, एक दूजे नूं टंग खिंच के थले लियाना, इस किस्म का काम ये बड़ा कॉमन है उस कांग्रेस पार्टी दे विच। मैनू कांग्रेस प्रेजिडेंट ने बुलाया सी और मैनू उन्होंने रावत भी नाम सी उत्थे गए सी ते मैं अपना रेजिग्नेशन ले गया नाल। मैं क्या मैं चर्चा सुनता है कि तुसी मेरी रेजिग्नेशन चाहते हो, तो मैं लेके आया हियर इज माय रेजिग्नेशन। कहंदे नो, क्यों तुसी व्हाट रेजिग्नेशन फॉर व्हाट? You have to fight this election, you have to do it, you can't leave this election alone. तो फिर मैं टेलीफोन किया मिसेस गांधी, मैं कहा मैम I have heard this today, what is the problem? She said, Amrinda, I think you should resign. I said, I offered you my resignation 1 month ago. You said no. She said, no, but I think, I'm sorry, but I think you should resign. I said, fine. कैप्टन के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आज सुनील जाखड़ ने कहा कि जिन नेताओं ने पहले कांग्रेस को पंजाब में निपटाया, अब वही राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है क्योंकि पार्टी की कमान चापलूसों के हाथ में है। आज कांग्रेस पार्टी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती है। जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है खुद अपनी देन है, अपनी मैं समझता हूँ इसकी तरफ ध्यान ना देने की वजह से हुआ है। जिम्मेदार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीर्ष नेतृत्व में वही 2 लोग। देखिए सारे ही हैं साहब। आज प्रॉब्लम क्या है कि सोनिया जी की तबीयत के चलते हुए वो इधर ध्यान दे नहीं पा रही। राहुल जी यात्रा पे गए हुए हैं, तो उसके बाद ये सारे जो चापलूस मंडली है, जो देखिए चापलूस मंडली जो है आज उनके हाथ में है। मैंने जिस दिन मैंने अलविदा कहा था कांग्रेस को, मैंने उस दिन भी एक उदाहरण दिया था कि बाबर हाथी पे से इसलिए उतर गया था कि उसने कहा था हाथी की लगाम मेरे हाथ में नहीं होती, कोई और अंकुश से चलाता है। तो मैंने उस दिन राहुल जी से कहा था, मैं राहुल जी आप हाथी से उतर के घोड़े पे सवारी करिए जिसकी लगाम आपके हाथ में हो। ये लगाम 3 लोगों के हाथ में है। लगाम जैसे पंजाब का बेड़ा गर्क अंबिका सोनी और इन्होंने मिलकर कर दिया। अब यही जो लीडर लोग हैं जिन्होंने पंजाब का कांग्रेस निपटाई, वही आज राजस्थान में कर रहे हैं। तो इसका यही होगा साहब, इसको किसको दोषी दे ना दे। आदमी चलता हुआ कहीं एक पत्थर से निगाह इधर उधर हो जाए, ठोकर खा जाता है, तो लोग उसे कहते हैं शायद ध्यान नहीं था, पर आप दोबारा जाके उसी पत्थर से फिर ठोकर खाओ तो लोग आपको क्या कहेंगे। वही आज मैं समझता हूँ कांग्रेस के हालात बने हुए। राजस्थान में कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उस पर गुलाम नबी आजाद से भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा जिस गांव को छोड़ दिया उसके बारे में क्या बोलूं, उन्होंने बहुत भुगता, अब दूसरे झेल रहे हैं।
जेड़ा ग्रां छड़ गया उसका नाम नहीं लेना। आप लड़ाई उसके लिए लड़ने आए थे क्योंकि आप चाहते थे वहां पे डेमोक्रेसी हो। अब जब वो डिसाइड कर रहे थे गहलोत और किस तरीके अब मैंने पंजाबी में कहा, डोगरी में कहिए पंजाबी में, कि जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। अब वो जाने और वो भुगते। हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगते। कांग्रेस में जो हो रहा है उसे देखकर पार्टी के कार्यकर्ता हैरान हैं, परेशान हैं। जिस पार्टी के लोगों ने गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को पार्टी छोड़कर जाते देखा, उन्हें हताशा जरूर हुई होगी। अब वो अशोक गहलोत की तरफ देखने लगे थे। उन्हें लगा था कि पुराने अनुभवी और लॉयल नेता हैं, अध्यक्ष बनेंगे, नैया पार लगाएंगे। लेकिन अब अशोक गहलोत भी शक के दायरे में आ गए। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी की लीडरशिप अपनों को साथ नहीं रख पाई, वो शरद पवार, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ गठबंधन कैसे बनाएगी, मोदी से कैसे लड़ेगी। आज की एक और बड़ी खबर पीएफआई के बारे में है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एटीएस का एक्शन जारी है। आज भी यूपी और महाराष्ट्र में पीएफआई के कई एक्टिव वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। जिन लोगों को पहले अरेस्ट किया गया था, उनसे पूछताछ में कई सनसनीखेज बातें सामने आई। एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई का सिर्फ एक मकसद है, हिंदुस्तान में शरीयत का राज कायम करना, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना। आश्चर्य की बात यह है कि जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि पीएफआई सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं, गरीब और पिछड़े हिंदुओं के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी। पीएफआई मुसलमानों और SC/ST का एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करना चाहता था। मेरठ में पीएफआई के जो 4 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, वो इसकी तरफ इशारा करते हैं। यूपी एटीएस ने पीएफआई के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गाजियाबाद, शामली और मुजफ्फरनगर में छापे मारे। एटीएस ने छापेमारी के दौरान मोहम्मद शादाब अजीज, मुफ्ती शहजाद, मौलाना साजिद और मोहम्मद इस्लाम कासमी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में लोगों ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट का प्लान मोदी और योगी का डर दिखाकर मुसलमानों को एकजुट करना है। पीएफआई के लोग मुसलमानों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि मौजूदा सरकार मुसलमान विरोधी है। SC/ST और पिछड़ों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि भारत में ऊंची जातियों का दबदबा है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है। यह भी सामने आई बात कि पीएफआई अपने काडर को आरएसएस में इन्फ्लेट कराने की कोशिश कर रहा था, जिससे संघ के नेताओं को, उनके ऑफिसर्स को टारगेट किया जा सके। ये आरोप है कि ये पीएफआई के मेंबर्स हैं। उनके पास से कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले हैं जिनका विश्लेषण पुलिस के द्वारा विवेचना के तहत किया जाएगा और इसमें नियमानुसार विवेचना प्रचलित है। क्या सर इनके नाम क्या है? इनके नाम एक मोहम्मद शादाब है और एक शहजाद है, एक इस्लाम कासमी है और एक चौथे व्यक्ति खालिद हैं। ये चारों व्यक्ति। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इनकी गिरफ्तारी जो है ये पुलिस के द्वारा, एटीएस के द्वारा इसमें अपने कब्जे में लिए गए थे, जिनको की नियमानुसार करके कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ तकनीकी साक्ष्य, पेन ड्राइव्स वगैरह बरामद हुई हैं, जिनका विश्लेषण किया जाएगा। क्योंकि पीएफआई अभी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए पीएफआई के खिलाफ एक्शन का इन राज्यों में बहुत असर नहीं दिखता। लेकिन केरल में पीएफआई अपनी जड़ें जमा चुका है। कर्नाटक में पीएफआई की अच्छी खासी ताकत है, इसलिए एनआईए के एक्शन के खिलाफ केरल और कर्नाटक में प्रोटेस्ट भी दिखाई दिए। केरल में आज प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई के नेता ने खुलेआम आरएसएस को धमकी दी। कहा, आरएसएस और बीजेपी के नेता पीएफआई के लोगों को सरकार और एजेंसियों की मदद से परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने आ जाएं तो पीएफआई के लोग सिर्फ 10 सेकंड में संघ के लोगों का काम तमाम कर देंगे। हमें पता है कि तुमको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से डर लगता है। तुमको पता है कि रात की आड़ में अगर तुम हमारा शिकार करोगे तो दिन दहाड़े 10 सेकंड के अंदर हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। यही वजह है कि तुम दूसरों को सामने रखकर ये सब कर रहे हो। आपके पुराणों में जिस तरह शकुनी का कैरेक्टर है, उसी तरह तुम लोग एनआईए और ईडी जैसे शकुनी को सामने रखकर ये खेल खेल रहे हो। अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो तो खुद सड़क पर आकर हमसे टक्कर लो, हम तुम्हें बता देंगे पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद। 22 सितंबर की बात है। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ
15 राज्यों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करके पीएफआई के 106 लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, 106। इसके बाद से पॉपुलर फ्रंट के समर्थक जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में संघ के दफ्तरों पर हमले किए गए हैं। इससे जाहिर है कि पीएफआई के इरादे क्या हैं। पुणे में हुए प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई के वर्कर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्मेशन होना बाकी है। इसके बारे में कुछ कहने से पहले पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीएफआई के इरादे गड़बड़ करने के हैं, और इसका एक और एग्जाम्पल आज सामने आया। पहले पीएफआई के लोग कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर लोगों को भड़का रहे थे। अब पीएफआई ने यही काम केरल में शुरू कर दिया है। आज केरल के कोझिकोड में हिजाब को लेकर बहुत हंगामा हुआ। एक मुस्लिम स्टूडेंट 11वीं क्लास में एडमिशन लेने पहुंची। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनकर आने की परमिशन नहीं है। वो स्टूडेंट और उसके पिता दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए चले गए, लेकिन जब ये खबर जमात इस्लामी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन SIO को मिली तो उसके मेंबर्स स्कूल के बाहर जमा हो गए, हंगामा करने लगे। थोड़ी देर में मुस्लिम लीग के छात्र संगठन MFS के मेंबर भी स्कूल के बाहर आए, वो भी जमा हो गए। नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शन करने वाले पुलिस से भिड़ गए। इस हंगामे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया। हंगामा करने के आरोप में 2 महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, हमारे देश में पीएफआई के लोग हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक मुल्क ईरान में हजारों महिलाएं हिजाब के खिलाफ में आज भी सड़कों पर हैं। ईरान की सरकार प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं पर गोलियां चला रही है, लेकिन महिलाएं इससे बिल्कुल डर नहीं रही। ईरान के छोटे बड़े शहरों में हजारों की तादाद में महिलाएं हिजाब उतारकर निकल रही हैं, अपने बाल काटकर जला रही हैं और सरकार को खुलेआम चैलेंज दे रही है। इसलिए अब ईरान की सरकार अपने ही लोगों पर गोली चलाने से हिचक नहीं रही। तेहरान में पुलिस ने हदीद नजवी नाम की महिला को हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान गोली मार दी। 20 साल की हदीद नजवी को गोली मारने से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हिजाब उतारकर अपने बाल बांध रही है और उसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने सामने से हदीद के सीने, गले और सिर में 6 गोलियां उतार दी। हदीद नजवी पिछले 10 दिन से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में एक्टिव थी। वो सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाकर हिजाब और इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही थी। ईरान में पिछले 10 दिन से हिजाब और इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 22 साल की एक महिला महसा अमीनी की मौत की वजह से हुई। महसा को हिजाब न पहनने के कारण पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने उसकी पिटाई की, कस्टडी में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन होने लगे। महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर उतरी। उन्हें मर्दों से भी काफी सपोर्ट मिला। बहुत सी ईरानी महिलाएं अपने बाल काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। ईरान की सरकार ने अब इन प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती करना शुरू कर दिया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की परमिशन दे दी गई है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई जा रही है, जिससे इस बगावत को दबाया जा सके। ईरान में आपको एक बार फिर से बता दूं, इस्लामिक हुकूमत है। वहां महिलाओं को बिना हिजाब के पब्लिक प्लेस पर जाने की इजाजत नहीं है और महिलाएं इसी का विरोध कर रही हैं।
ईरान की इन महिलाओं को पूरी दुनिया में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। ये अपने हक के लिए लड़ रही हैं। इन महिलाओं की हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप जानते हैं आज नवरात्र का पहला दिन है और देश भर में मां दुर्गा की पूजा की धूम दिखाई दी। खासतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गरबा की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें भी हिंदू मुसलमान का सवाल सामने आ गया। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा के आयोजकों से कहा कि वो सावधानी बरतें, गरबा में आई कार्ड देखकर ही एंट्री दें। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों की दुर्गा पंडालों में एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इससे लव जिहाद जैसे मामलों को रोका जा सके। अनेक स्थानों पर गरबा के पंडाल लगते हैं। इसमें हिंदू युवतियां, महिलाएं, पुरुष परिवार सहित भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं। जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मां भगवती को प्रसन्न करना, उसके गीत गाना, उसको नृत्य करना, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना, अपने समर्पण को व्यक्त करना। ऐसे अनेक असामाजिक तत्व और ऐसे अनेक लोग जिनके न भगवती के ऊपर विश्वास है, न श्रद्धा है, न भक्ति है, न समर्पण है, ऐसे भी अनेक लोग इस पंडाल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जो मांग की, मध्य प्रदेश में उस पर अमल भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा कि दुर्गा उत्सव में कार्ड के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरबा डांस भी देवी की पूजा का एक तरीका है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। जो देवी को नहीं मानता उसका दुर्गा पंडाल में क्या काम। जो आयोजन करता है जी, वो स्वयं ही इस आचार संहिता का पालन करें क्योंकि देखिए गरबा देवी की स्तुति है जी, गरबा देवी माँ की पूजा है, अर्चना है। गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। गरबा तो हम देवी माँ की स्तुति करते हैं, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति के आसपास घूम के। तो इसका एक बहुत अच्छा गरिमा है। उस गरिमा का पालन आयोजकगण खुद कराएंगे, ऐसी मेरी आशा है। अकेले भोपाल शहर में 10 जगह पर गरबा का भव्य आयोजन होता है। हर जगह इस बार एंट्री उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास आधार कार्ड और आई कार्ड हो। मैम आपका नाम? मेरा नाम रेखा शर्मा है। जी। ये कब से गरबा आप आयोजन कर रही हैं? सर हमको 16 ईयर हो गए हैं गरबे का आयोजन करते हुए। जी जी। भोपाल में तकरीबन कितने गरबे होते होंगे? भोपाल में सर 7 से 8 गरबे बड़े लेवल पे होते हैं सर। जी जी जी। तो ये अभी देखा मैंने कि जो भी लोग आ रहे हैं, आप बाकायदा आई कार्ड्स वगैरह देख रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये हमारी आस्था का केंद्र है, नवरात्रि का उत्सव। आज के ज़माने में जो यहाँ पे गर्ल्स भी हैं बहुत सारी, और सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि ये हिंदू लोगों का प्रोग्राम है, तो इसमें कार्ड चेक करके एंट्री की जाती है। तो ये सेफ्टी पर्पज से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे एक पर। जी हाँ, हमारे शांभवी गरबे का रूल्स है कि जो भी मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसमें उनका कार्ड बनता है और कार्ड प्रॉपर तरीके से बनता है, पूरी प्रोसेस के साथ। उसमें आधार कार्ड भी होता है ताकि इसमें नॉन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर्स इसमें इंक्लूड ना हो। तो अगर और कम्युनिटी के आते हैं तो क्या दिक्कत है? क्या वजह लगती है कि नहीं आना? देखिए, किसी और कम्युनिटी का मेंबर्स इसमें आएगा तो वो सही नहीं रहता है, इसलिए हम इंक्लूड करने से पहले उनका आधार कार्ड सब कुछ चेक करने के बाद ही एंट्री देते हैं। नहीं,
नहीं, हिंदू से मतलब नहीं है। बोला है ना, आधार कार्ड के साथ बोला है ना, तो सबके पास आधार कार्ड होगा तो ही एंट्री है, वरना बाकी एंट्री नहीं। सबसे बेस्ट है ना। जी बिल्कुल। और मुस्लिम तिलक नहीं लगवाएगा, हम लोग एक थीम रखेंगे, तिलक लगाएंगे जो भी तो मतलब ये आप टेस्ट भी कर रहे हैं, लिटमस टेस्ट होगा। हम तिलक लगाएंगे, वो जो भी आएंगे वो तिलक लगवा लेंगे, मतलब हिंदू स्वागत। आपका कहना लेकिन वो तो वैसे ही आप कार्ड रहेगा, आधार कार्ड तो दूसरे नाम का नहीं आएगा, तो आपको लगता है ये होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोगों की सुरक्षा बनती है कि हमें ही सब चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हम ज्यादा सुरक्षा रखें तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। भोपाल जैसी तैयारी मुंबई में भी देखने को मिली, जहां भी डांडिया और गरबा इवेंट में ऑर्गेनाइजर आधार कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट चेक करके लोग एंट्री दे रहे हैं। बोरीवली वेस्ट में गरबा के बड़े इवेंट का आयोजन किया गया है, करीब 15,000 लोगों को पास दिए गए। पूरे इवेंट पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सर 100% लगी कि मैंने आपको जैसे कहा ना कि हमने आधार कार्ड पे उनका फोटो देख के उनका नाम चेक करके फिर ही पास हाथ में दिया है, और वो पास के सिवा उन किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, तो बाकी का कोई आदमी आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो ये सबसे पहली रोक जो आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता ने किया है कि यहाँ पे जो बाकी के एंटी सोशल एलिमेंट आके जो लव जिहाद का काम करने का कोशिश करेंगे, वो उसको बेस को ही हमारे प्रवीण दरेकर जी ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमने पास के आइडेंटिटी चेक करके ही पास दिया गया है, तो वो पास और किसी के हाथ में जा ही नहीं सकता है। और बाकी लगी यहाँ पे विजिलेंस की बात, तो विजिलेंस की हमने आपको बताया कि यू टीजिंग या कोई भी हमारी बहनों को यहाँ का सुरक्षा करने का काम हम युवा मोर्चा के भाई यहाँ पे करेंगे। नवरात्र श्रद्धा और आस्था के साथ एक उत्सव भी है। उत्सव मिलजुल कर भाईचारे से मनाया जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर सिक्योरिटी के लिए आई कार्ड चेक करना है, आधार कार्ड चेक करना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नवरात्र के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार को किस तरह खूबसूरती से सजाया गया है। प्राकृतिक गुफा यात्रा मार्ग से लेकर दरबार तक के पूरे एरिया को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आए फूलों से सजाया गया है। पूरे मंदिर में जो लाइट्स है वो देखने वाली है, और चूंकि आज नवरात्र का पहला दिन है, इसलिए आज वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोज के मुकाबले कई गुना ज्यादा भक्त वहां पहुंचे। माता रानी के पवित्र नवरात्रे हैं, इनमें अलग मान्यता होती है। इनके दर्शन करने से बहुत सुख शांति मिलती है जिंदगी में, और इन सब के व्रत हैं, ये तब भी ऊपर चढ़े जाएंगे माता रानी के चरणों में आशीष पाने के लिए। मैं भी दो तीन बार आ चुका हूँ यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। हम यहाँ पर जहाँ भी देखते हैं कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आती। और नवरात्रे फर्स्ट नवरात्रे माता रानी के दिन है, तो हम भी जॉब करते हैं, छुट्टी उट्टी एडजस्ट करके आए हैं, और माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। हम चाहें सभी भक्तों की माता रानी मनोकामना पूरी करे जो भी। आज का पूरा साल से हम आज के दिन का इंतजार करते हैं, नवरात्र के दिन आने का, पहले दिन का। हाँ, जय माता दी सर, जय माता दी। नवरात्र के इस मौके पर इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबकी प्रार्थना है कि मां दुर्गा आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपके जीवन में खुशियां लाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।